हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रौनक मंत्री। आज हम देखने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अब ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, हमारे 8th या 9th में 8th में आ चुका है पहले। ग्रेविटेशन क्या होता है? मान लो कोई ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अपन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या ग्रेविटेशन बोलो, एक ही बात है। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, अपन अर्थ से कनेक्टेड हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे अपन इसमें यहाँ ला करके छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, सीधी अर्थ के ऊपर जाकर के गिर जाती है। क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ के पास जाकर के गिर जाती हैं। कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है, कुछ होती है जिन पे कम काम करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में, और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है हमारा ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? न्यूटन। उनको कब एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद देखते हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, जब एक न्यूटन क्या है, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एन एप्पल फेल ऑन हिम, एक एप्पल आकर के उनके ऊपर गिरी। तो द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। जैसे एप्पल गिरी तो मतलब क्या है, न्यूटन ने उसी टाइम सोचना स्टार्ट करना कि भाई ये एप्पल गिरी क्यों, मतलब क्या कारण है कि एप्पल नीचे से ऊपर से नीचे आने कर नहीं गिरी, यानी ऊपर के गिर करके ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरी, नीचे ही क्यों आई। इस चीज को सोचने के लिए मतलब उस न्यूटन ने क्या करे, बहुत सारे आइडियाज लगाए, अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट करे, उसको समझा। फिर क्या हुआ कि भाई इन्होंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे कि बात करी अपने पास जिस तरीके से कि जिस फोर्स से एप्पल है वो अर्थ के ऊपर आकर गिरी, उसी फोर्स से अगर मून जो है वो अपने अर्थ के ऊपर आकर के क्यों नहीं गिरता है, इसका क्या कारण है, तो समझते हैं। देखें, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। जो मून होता है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से एक चक्कर लगाता रहता है। तो चक्कर लगाना, तो वो चक्कर लगाते लगाते अंदर क्यों नहीं गिर रहा है, और चक्कर लगा रहा था क्या इसके चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहा है, वो मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में क्यों मूव नहीं कर रहा है, तो उसका कारण है क्योंकि अर्थ से उस मून के ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। The centripetal force is provided by the force of the attraction of the earth. ये सेंट्रीपेटल जो फोर्स है वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से उसको प्रोवाइड होता है। अब अर्थ उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अपने पास खींचने की कोशिश कर रही है, इस वजह से तो उसका भी कुछ मास है, तो वो भी उसको क्या करेगा, वापस खींचने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से अर्थ ने खींचने की कोशिश मून को करी, उसी तरीके से मून क्या करेगा, वो भी अर्थ को खींचना चाहेगा। बट क्या है, दोनों का मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मास जो है मून का वो क्या है, कम है अर्थ के मुकाबले। इस वजह से क्या होता है कि मून चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है, मून चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के, बट अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है, तो अर्थ चक्कर नहीं लगाती। अर्थ तो क्या होती है, ओनली सेंटर में एक जगह पे रहती है, और जो मून होता है चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि वो क्या है, एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ नहीं जुड़ी हुई उससे। जुड़े होने का काम कौन कर रहा है, मून। इस वजह से मून क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी इसके ऊपर आकर गिर जाना चाहिए, बट क्या है, जिस कुछ फोर्स वो भी लगा रहा है मून भी अर्थ के ऊपर, तो इनके जो फोर्स है आपस में बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या कर रहा है, वहीं पे एक चक्कर यानी रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है अपने पास बात कि भाई एप्पल की। तो इन द केस ऑफ एप्पल, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, केस ऑफ एप्पल जब नीचे गिर रही है, एक एप्पल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड लॉ के हिसाब से द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल को भी क्या करना चाहिए, अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि एप्पल के पास में खुद का एक मास है, और वो अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही है।
बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, लेकिन हम बात सेकंड लॉ की भी करेंगे, तो द ऑफ द मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर एक्सीलरेशन आपने बढ़ाया तो मास क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कम होगा, या फिर मास ऑब्जेक्ट का कम है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। मास कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा, और अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सीलरेशन का मतलब होता है मूवमेंट, किधर मूव कर रही हो। जैसे कि भाई एप्पल का मूवमेंट हो रहा था, एप्पल का मास क्या है, कम है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, वो नीचे की तरफ फटाफट गिर जाती है। बट अर्थ का मास क्या है, ज्यादा, तो इसका एक्सीलरेशन कम, इस वजह से अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। देखें, द मास ऑफ एन एप्पल इज वेरी स्मॉल, एप्पल का मास तो बहुत ज्यादा छोटा है कंपेयर करें अगर अर्थ से, तो सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, इसलिए अपन को अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई दिखाई नहीं देती है। बाकी अर्थ एप्पल की तरफ भी गिर सकती है, बट क्या है, एप्पल का मास उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले इस फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन मतलब उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन सबके ऊपर ग्रेविटेशन लॉ लगता है। तो यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरी ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारी ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर जाकर के गिर जाए। ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में बैलेंस भी हो सकती है, जिस तरीके से अर्थ और मून में हो रहा है। ठीक है, देखें, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with force which is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of their distance। इसको समझने के लिए देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास के। दो ऑब्जेक्ट हैं अपने पास, एक का मास हो गया m1, एक का हो गया m2, इन दोनों का मास का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इन दोनों का मास का जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, और अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मास कम है तो अट्रैक्शन लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनली 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अगर डिस्टेंस मैंने दोनों का क्या करा, धीरे धीरे बढ़ा दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इनको आपस में चिपकाने वाली जो अट्रैक्ट करने वाली कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स दूर जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये दो क्वांटिटी हैं जिन पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे अपन मैथमेटिकल इसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होगा वो देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में यहीं पे ओवर होती है। यहाँ तक अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी डाउट हो तो वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं होती है, नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।